संवाद जिससे होती है समाधान की शुरुआत, संवाद जिससे सुधरते हैं हालात, संवाद जिससे बन जाती है बात। तो आज हम करेंगे सरकार से संवाद उप मुख्यमंत्री के साथ। आज जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको लेकर आया है भारत की वर्ल्ड क्लास ग्लोबल सिटी में, हरियाणा की औद्योगिक राजधानी में और राज्य के सबसे तेजी से विकास कर रहे एक ऐसे शहर में जहां नौकरी पाना और आकर बसना हर युवा का सपना है। तो बिल्कुल ठीक समझ रही है हमारी आवाम, हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आज करेंगे सरकार से संवाद और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला होंगे हमारे साथ। होगी बात शिक्षकों की कमी पर, होगी बात स्वास्थ्य में हो रही लापरवाही पर, होगी बात आगे की आने वाली हरियाणा की तैयारी पर। तो बात होगी हिसार में बन रहे नए एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर दौड़ रही हरियाणा रोडवेज की बसों की भी। बात होगी हर उस पक्ष की जिस पर आप पर सीधा असर होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पहले पैनल की, जिसके लिए संचालन के लिए मैं अपने सहयोगी आशीष त्रिपाठी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। और साथ ही पहले सेशन के मेरे गेस्ट हैं पवन यादव जी, जो पैटर्न ऑफ आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। साथ ही साथ अभी मेरे साथ होंगी मंच पर कविता रावत जी, एनजीओ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन। इनका अपना एनजीओ है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है और चाइल्ड एजुकेशन में भी एक महत्वपूर्ण रोल ये निभा रही हैं। तो कविता रावत जी और पवन यादव जी के साथ हम पहले सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार आप स्वागत कीजिए। और मेरे सहयोगी आशीष भी अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद मनु आपका। और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और आप भी इस सेशन को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और पवन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। उद्योग नगरी के क्या हाल चाल हैं? कोरोना के बाद बहुत सारी पाबंदियां, बंदिशें, काम बहुत रुका, बहुत सारी हर्डल्स आई। इस वक्त कैसी चल रही है उद्योग नगरी? देखिए, कोविड के बाद आज अगर देखते हैं हालात बिल्कुल परफेक्ट हैं और कोविड जैसी कोई सिचुएशन या कोई आज उसका असर नहीं दिखता है। इवन ग्रोथ हमारी बढ़ी है, इंडस्ट्री की भी और बिजनेस की भी। और जो हमारे नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं हरियाणा में, जैसे खरखोदा आया, अभी डिप्टी सीएम साहब ने बड़ी मेहनत की उस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने में, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हरियाणा ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री के मामले में बहुत तेज़ी से। एक चीज़ है थोड़ा सा जो हम पीछे हटते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें इंडस्ट्री के लिए जो चाहिए वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है और डिमांड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सरकार जितनी तेज़ी से उस पर ध्यान दे रही, थोड़ा और ज़्यादा से अगर उस पर फोकस करेगी तो चीज़ें इन लाइन हो जाएगी, मैच हो जाएगी। आज आप ये देखो, अगर आप बावल जाना है या मानेसर जाना, मानेसर तक तो ठीक है पहुंच गए आप। अगर आपको बावल इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है तो फिर हालात बिगड़ते चले जाते हैं मानेसर के बाद, चाहे वो हाईवेज हो या बाकी चीज़ें हो। तो इंडस्ट्री की जो स्पीड है उसके साथ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड भी बनानी पड़ेगी, मैच करनी पड़ेगी। तो जो हम आज कर रहे हैं हम उससे और बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। और समय के साथ साथ मुझे लगता है कि वो आगे देखने को मिलेगा। कविता जी भी हमारे साथ हैं जो विमेंस के लिए काम करती हैं खास तौर पर। कविता जी, सबसे पहले आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं और सरकार से कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी आपके चैनल का, जिन्होंने हमें चांस दिया कि हम कुछ बता पाए कि वुमेन एम्पावरमेंट जो हम बात करते हैं वो आजकल के टाइम पे कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें सक्सेस पानी है, हमें आगे कुछ करना है, तो हमें वुमेन्स को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दोबारा से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जैसे औरत घर संभाल सकती है तो वो कोई भी काम कर सकती है अगर उन्हें मौका दिया जाए। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सब लोग भी यही चाहते होंगे कि आपकी वाइफ्स, आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स, आपकी बेटियाँ किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ती जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होती जाए और अपना नाम बढ़ाए। और अगर उनका नाम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। और अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, हरियाणा सरकार से। और मेरे हिसाब से
मैं अपने हिसाब की भी बात नहीं करती, अगर मैं सबकी बात करूं तो वो अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है, जिस पे अभी भी अगर आप ऑटो में जाओगे तो पीछे लिखा हुआ होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बसेस में लिखा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हरियाणा में और हर जगह पर इस प्रोजेक्ट के बाद वाकई में बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं एम्पावर करके उन्हें बचाया भी जा रहा है। थैंक यू सो मच। कुछ समस्याएं फिर भी रहती हैं बेटियों को लेकर के, मसलन हमारा हरियाणा जो है स्पोर्ट्स के मामले में बहुत सशक्त है। पूरे देश में ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल्स आते हैं तो उसमें अच्छी खासी तादाद बेटियों की होती है और उसमें भी ज़्यादातर बेटियां होती हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए बेटियां आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, उनके लिए उन्हें मौके मिलें, कुछ दिखता है आपको, कोई कमी दिखती है जिस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है? कविता जी। बात सिर्फ इतनी है कि कमी सिर्फ हमारे अंदर है, कमी हम कहीं और ढूंढ ही नहीं सकते। हर माँ बाप ये चाहता है कि उनकी बेटियां भी उतनी ही पढ़े जितना बेटा पढ़ता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उनकी बेटी भी उतनी ही आगे जाए जितना उनका बेटा जाता है। बट कहीं ना कहीं आखिरी में जो देखा जाए तो हम घर की परेशानियों में घर में उलझ जाती हैं औरतें, लड़कियां, जिसके वजह से वो आगे नहीं पहुंच पाती है। और इसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि हम जो एक बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, आजकल लड़कियां वाकई में स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमा रही है। और हरियाणा से ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो सब लोग जाते हैं। बबीता जी के ऊपर तो धाकड़ मूवी तक बन चुकी थी, तो इससे बड़ी बात क्या मैं बोलूं आपको कि हरियाणा कहां तक पहुंच गया। बॉलीवुड वालों ने ढूंढ लिया हरियाणा की बेटियों को, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप बस साथ देते रहिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का सल्यूशन हम सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा, और हर समस्या का सल्यूशन ज़रूर होता है। बिल्कुल। पवन जी, डेप्यूटी सीएम ने 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में देने का नियम लागू किया है, उसका कुछ विरोध भी हुआ था। अब क्या इश्यूज सारे सेटलमेंट हो गया है? देखिए, जो 75% जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन लाया था वो स्टेट के लिए अच्छा था, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को तो लगता था कि ये एक बैरियर हो जाएगा। वो भी हाई कोर्ट में स्टे है उस लॉ पे अभी, और इंडस्ट्रीज़ को ये लगता है कि 75 के आप 80% या 100%, मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी लोकल हूँ, कि यहाँ का जो युवा है हरियाणा का या किसी भी प्रदेश का, वो इंडस्ट्री में काम भी करे और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए और इंडस्ट्री खुद भी लगाए। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि लोकल को नौकरी ना लगाए, बट फिर भी जब आप कहीं रिजर्वेशन कर देते हो, बाउंडेशन कर देते हो, तो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि ज़्यादा लोकल हो गए तो कोई तंग ना कर दे। अदरवाइज तो फ्रीडम है, कोई लोकल भी लगे, हम सभी को लगाने के लिए तैयार है। बट फिलहाल वो जो लॉ है वो स्टे पे है हाई कोर्ट में। देखिए, इंडस्ट्री जो भी है वो ग्रोथ के लिए काम करती है, वो ये नहीं देखती हमने किस वर्कर को लोकल है या कौन बिहार से, यूपी से, हरियाणा को। उनको तो टैलेंट चाहिए, चाहे टैलेंट हरियाणा में मिले चाहे टैलेंट यूपी में मिले, लेकिन बाउंडेशन के बाद थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाती है। और देखो, कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो या कोई भी दुनिया में रीजन हो, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा है, बैरियर्स कम से कम रहे हैं। एक टाइम था यूरोप का पूरी दुनिया में सिक्का चलता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे था। उसके बाद वो शिफ्ट हो गया जापान पे, उसके बाद अब वो शिफ्ट हो गया चाइना पे। तो अगर हमें भी, हमारे देश को भी आगे बढ़ना है, जो 5 ट्रिलियन की मोदी जी का जो उनका सपना है, हमें इंडिया की इकोनॉमी को वहाँ लेके जाना, तो इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे हर्डल्स और बैरियर्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या पॉलिसी मेकिंग है, दो ही चीज़ें इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसीज। जहाँ हम थोड़ा कहीं भी इशू आ जाता है तो उससे वो जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और हमें उसका पता भी नहीं चलता। आज देखिए, इंडिया में जितनी भी कार कंपनीज हैं, धीरे धीरे करके सारी आ रही है। एक टाइम था यहाँ पे इंपोर्ट होता था, आज हम उस सिचुएशन में आ गए हैं। और इनफैक्ट कोविड के बाद तो जो पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ जो एंटी सेंटिमेंट्स हैं उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और आज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हमें इसको ग्लोबल फैक्ट्री बना देना चाहिए। उसके लिए सरकार भी काम कर रही है, हम भी काम करें, और हमें भी और सरकारों को भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या, कुछ इंडस्ट्री चाइना से आप देखेंगे इंडोनेशिया की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, एक्सपोर्ट में अगर आप देखते हो बांग्लादेश की तरफ भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो मार्केट जो टूट रहा है चाइना से, हमें अगर उसको कैप्चर करना है तो हमें, सरकार को भी और हमें भी ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ेगा। जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या यहाँ के वर्कर्स के माइंड में एक चीज़ चलता है,
हमें उस चलता से परफेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जो एक थॉट रहता है कि देख लेंगे हो जाएगा, उसको करने तक हमें पहुंचना है कि ये काम होना चाहिए। आज अगर बावल हमें 20 मिनट में पहुंचना है गुड़गांव से, तो हमें पहुंचना चाहिए, ना कि कहना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे हम जहां 1 घंटा या 1.5 घंटे में पहुंचते हैं बावल, तो थोड़ा सफरिंग लगता है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं ग्रोथ को स्पीड कम हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा डी ग्रोथ होती है, बट ग्रोथ की जो स्पीड कम हो जाती है। आज पूरी दुनिया, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, उसकी नज़र सिर्फ हिंदुस्तान पे, अगर इंडस्ट्री के मामले में देखते हो तो जब वो यहाँ आते हैं तो वो कमियां मिलती है तो थोड़ा सा उनको तकलीफ देता है या रुकता है। आज जापान का आप देख लीजिए, इंडस्ट्री इंडिया के साथ कितना अच्छा कोलैबोरेशन है। जापान की ऐसी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, या इवन इंफ्रा में भी वहाँ की कंपनियां आके इंडिया में काम कर रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे और कमिटमेंट लेवल इतना बढ़िया हो जाए। मैं सीएम साहब के सामने, हमने पीछे 2021 में जनवरी में हमने 3-4 डिमांड रखी थी। आप बिलीव करोगे 6 महीने के अंदर हमारे सीएम साहब ने वो इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी डिमांड, जिसमें फायर एनओसी छोटी सी इश्यूज है, पर एवरी ईयर वो हमें एक हर्डल रहता है, हमें फिर चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिस के। सीएम साहब ने हमारी एक आवाज़ पे वो 3 साल कर दिया। हमारी जो इंडस्ट्रीज की हाइट है वो सदियों से चली आ रही थी, 15 मीटर से ऊंची आप बना नहीं सकते। हमने सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इमीडिएट उसको 18 मीटर कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो फाइलों में दबी रहती हैं, अगर वो सुने और जल्दी से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, वही ग्रोथ हमारी आगे बढ़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अब पहले से ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट हो गया है आप इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खास तौर पर। बिल्कुल। देखिए जी, जो आपका प्रोग्राम भी है जी न्यूज़ का, संवाद तभी अच्छा लगता है जब सहभागिता दोनों तरफ से हो, और दोनों तरफ से हो, जनता कहे लेकिन सरकार ना माने, तो वो संवाद बेकार हो जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है जिसको हम संवाद कहते हैं, 2 वे होता है। तो हम जब भी आज इस सरकार से बात करते हैं और अपनी बातें रखते हैं तो वो सुनी जाती है और इम्प्लीमेंट होता है, तो एक्चुअली वो संवाद पूरा होता है। तो आज पूरा हो रहा है। 2-3 बातें आपने की, जिसमें एक तो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई कि कनेक्टिविटी बावल से मानेसर आना या जाना, कनेक्टिविटी की एक समस्या छोटी सी है, उस पर भी बात करेंगे। पॉलिसी का आपने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केंद्र सरकार की पॉलिसी, और उसी को हरियाणा सरकार यथासंभव प्रयास कर रही है कि उसे यहाँ लागू किया जाए। आईएमटी में कितना परसेंटेज लागू हो गया है, कितना बाकी है, कहाँ कमी आपको लगती है, कि किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है? क्या सिर्फ वो कनेक्टिविटी है या उसमें कुछ और भी कमियां नजर आती हैं? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट ने एक स्लोगन निकाला था, वो बहुत अच्छा था और परफेक्टली वो काम भी कर रहा है। आज गवर्नमेंट का एक ही पोर्टल है जिसपे मल्टीपल आपकी रिक्वेस्टेज आती है और कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपका काम होता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक एंड पे तो हम काम करने वाले तो हम लोग ही हैं, जो हमारी सोच है देख लेंगे। तो डिपार्टमेंट में जब चीज़ें आती है तो कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा स्लो रहता है, क्योंकि उसमें जो टेन्योर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो टाइमलाइन डिफाइन की हुई है कि 15 डेज में आपने काम करना है, तो लोग अभी भी कहीं ना कहीं, हम जैसे क्लर्क लोग या जो हमारी जनता के क्लर्क लोग हैं, वो बाहर से नहीं आए, हम में से ही लोग हैं, वो उसको ना करने की बजाय कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि विद इन 15 डेज हमें काम करना है या नहीं करना है। तो कोई भी एक एरर लगा के वो कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 100% हो गया, बट मैं ये कहता हूँ पहले से बहुत बेटर हो गया। लेकिन हमें पहले से नहीं तोलना, हमें तो जहाँ जाना हमें उसको तोलना है कि हमारी जो मंजिल है वो कहाँ है। तो हम उसको आज भी पहुँचने में थोड़ा स्लो है, तो हमें उस तरफ जाना है कि हमें दुनिया में जो दूसरे देश अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, हमें उनको फॉलो करना है, ना कि हम 20 साल पहले कैसे थे। 20 साल पहले तो फ़ोन भी नहीं था हिंदुस्तान में, आपकी चैनल्स भी लाइव आने में बहुत मुश्किल होता था, आपको दिल्ली और गुड़गांव का डिस्टेंस ऐसा लगता था कि आपको 2 घंटे लेके चलना पड़ रहा है। तो हमें वो नहीं देखना, हमें तो ये देखना है जापान में 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेट्रो ट्रेन चलती है या हाई स्पीड ट्रेन चलती है, हमें उस तरफ देश को कैसे ले जाना है। हाँ, पहले से बेहतर हुआ है, ये मैं मानता हूँ। कविता जी, आप वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए क्योंकि काम करती हैं, तो क्या जब आप ग्राउंड पर जाती हैं और जब सरकार की योजनाओं को आपको धरातल पर उतारना होता है, लोगों को समझाना होता है, तब किस तरह की चैलेंजेस आप फेस करती हैं? और जो मानसिकता है बेसिकली पुरुषों को लेकर मैं बात करूंगी, महिलाओं के लिए क्या वो बदली है हरियाणा में? बिल्कुल, मैं ये बोलूँगी कि अब जो पुरुषों की सोच है वो 101% बदली है, जहाँ तक हमने नोटिस किया है। हम एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि महिलाएं पीछे है तो उसमें पुरुषों का हाथ है। प्रॉब्लम यह है कि महिलाएं खुद अवेयर नहीं है, उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है, और महिला बेचारी नहीं है। अब एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसे हम बेचारी बोल सके।
जो प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की वजह से आती है। वो वेल ग्रूम नहीं है कि एग्जैक्टली उन्हें अपने आप को ग्रूम करना कैसे चाहिए, अपडेटेड रहना कैसे चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जैसे सर को नॉलेज है, हो सकता है कि इनकी वाइफ को या इनकी बहन को इतनी नॉलेज ना हो इंफ्रा को लेकर, ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर। उनको अवेयर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। मैं छोटी सी बात बोलूँगी अपने पापा जी की, क्योंकि मैं भी जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पापा को ये लगता था कि बेटा बेटी है बराबर, क्यों ना मैं इनको भी पढ़ाऊँ। कल को किसने देखा है कि कैसे दिन आएंगे, कैसे दिन, मैं इतना तो कर दूं कि मेरी बेटियां अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और शायद उनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। अगर वही होता कि नहीं पढ़ाना नहीं है, जल्दी शादी कर दूँ, तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाती। मैं आपको एक और बात बताना पाऊँगी, हमारे एनजीओ के साथ ऑलमोस्ट 1350 औरतें रजिस्टर्ड हैं, जिनको हमने घर घर जाके हमने सर्वे किया है, लेडीज़ को जानने की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा जो हमने प्रॉब्लम देखी है, जो हमने फेस किया, वो ये है कि लेडीज़ को कुछ पता ही नहीं है कि सरकार ने योजनाएं बनाई क्या है, कैसी योजनाएं हैं, उनके राइट्स क्या है, उनको बेनिफिट्स किस तरीके से मिल सकते हैं, किस तरीके से नहीं मिल सकते हैं। दूसरी बात कि हम अपने बच्चों को, जो औरतें हैं या हम पूरी फैमिली अपने बच्चों को ये दिखाती है कि पूरे 17 साल ना हम अपनी कमाई का बहुत अच्छा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं। और मैं मानती हूँ आप सब लोग अग्री होंगे, सिर्फ क्यों? क्योंकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि हमारे बच्चा, चाहे तो लड़की हो लड़का हो, वो एंटरप्रेन्योर बने, वो अपना कोई छोटा सा सेटअप करे, कोई बिजनेस शुरू करे। क्योंकि जितने एंटरप्रेन्योर बनेंगे उतने ही रोजगार भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक बंदे से कोई भी काम नहीं चलता। अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे उसमें एटलीस्ट 4 से 5 लोगों की ज़रूरत है, तो रोजगार भी बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है, मैं स्लम एरिया, रूरल एरियाज़ की बात छोड़ती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिलीज़। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ द फैमिली इश्यूज़, कि बच्चों को पढ़ाना है, कभी इन लॉज की प्रॉब्लम होती है, बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती है। मैं सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चीज़ का सल्यूशन निकाला जाए। रूरल एरियाज़ में जितनी ज़रूरत है अवेयरनेस की, उतनी ही मिडिल क्लास फैमिलीज़, हम जैसी लेडीज़ को भी बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस की, कि हम अपने आप को आगे बढ़ा पाए। तो हमारा जो एनजीओ है हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर पे काम करना चाहते हैं। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें लेडीज़ को ग्रूम किया जाए, उनको एक अच्छा सा सेटअप दिया जाए, ताकि वो घर पे बैठे बैठे भी काम कर सके। उन्हें 8 घंटे की नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, उन्हें ये टेंशन्स ना हो कि हमारे बाद हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को संभालेगा कौन। तो क्यों ना हम ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, जो ऐसा एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाए जिसमें हर एक लेडी को चांस दिया जाए कि वो कुछ छोटा सा सेटअप करे, चाहे तो वो ऑनलाइन सेटअप हो जाए। आजकल डिजिटल इतना चल रहा है, अगर हम लेडीज़ को प्रॉपर ग्रूम करें, डिजिटल को कैसे यूज़ किया जाता है, तो हो सकता है वो बहुत आगे बढ़ जाए। और कोई भी काम करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 15-20 हज़ार रुपये में छोटे से सेटअप से बहुत सारे काम कर सकते हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, हरियाणा सरकार से, अपने सीएम सर से, क्योंकि वो खुद इतने यंग है, ही इज़ यंगर देन मी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत लोगों को इनिशिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाए। और 100% लेडीज़ को देखो आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी, चाहे तो वो इंफ्रा हो, चाहे तो हमारी एजुकेशन हो, चाहे तो आगे बढ़ने की बात हो। कहीं ना कहीं लेडीज़ का हाथ उतना ही है। मुझे लगता है आशीष, इस पर एक बार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी सोच है ये कि अगर कोई महिला ऑफिस नहीं जा सकती तो ऑफिस कम से कम उनके घर चला जाए। निश्चित रूप से कविता जी की बात इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के। तो इस बारे में ही सर बात करते हैं पवन जी से, क्योंकि आईएमटी स्किल्ड लोगों की जगह है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग चाहिए होते हैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम शेड्यूल ठीक है, शिफ्ट आपकी फिक्स है, लेकिन उसी शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा काम आउटपुट देना होता है। महिलाओं की भागीदारी कितनी देखते हैं आप, और कितनी ज़रूरत महसूस होती है कि आज के समय में महिलाओं को उससे जोड़ा जाए? आईएमटी में अटेंडेंस बहुत कम है महिलाओं की। देखिए, लड़का लड़की एक समान हमारी इंडस्ट्री में आप देखोगे तो वही थ्योरी पे काम होता है, वहाँ डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। जब कोई कैंडिडेट आता है, अगर हम स्टाफ की बात करते हैं,
तो ये कभी भी नहीं देखा जाता ये फीमेल है तो इसको लेना या नहीं लेना। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार की जो स्कीम है वो इंडस्ट्री में तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि बेटी को हटाओ और सिर्फ बेटे को आगे लाओ। इंडस्ट्री में हमेशा से कैंडिडेट टैलेंटेड चाहिए, वो बेटी भी हो और बेटा भी हो। तो इंडस्ट्री में तो कभी ऐसा डिफरेंसेस था ही नहीं। और आज भी जब भी कोई भी कैंडिडेट आता है, रेज्यूम्स आते हैं, तो हमारी प्रेफरेंस ऐसा नहीं कि बेटा होती है या लड़का होती है या मेल होती है, मेल हो या फीमेल हो, जो टैलेंट है जिसमें वो आगे बढ़ता है। हाँ, पहले लड़कियां या जो फीमेल कैंडिडेट्स थे वो सिटी से बाहर जाने में, इंडस्ट्रीज में जाने में थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते थे। आज वो तादाद बहुत अच्छी है और 50% तो नहीं बट ऑलमोस्ट 40% वो पहुंच चुकी है। उसके बाद जब हम आते हैं सेकेंड लाइन पे वर्कर्स में, तो वर्कर्स में भी आप देखोगे आज चाहे फैमिली की अवेयरनेस लगा लो या मॉनेटरी या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लगा लो, हर फैमिली से मेल भी, हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों लोग काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में भी आज वो रेशो ऑलमोस्ट 50-50 हो चुका है। और कुछ इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री है, उनकी तो प्रेफरेंस ही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट काम में हमेशा लेडीज ज़्यादा कर सकती है। और उसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में ऑलमोस्ट 100% भी हम फीमेल वर्कर्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। और जो ये कहा जाता है या माना जाता है कि भाई लेडीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं तो कहता हूँ लेडीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो कोई भी सर्वे भी चेक करेंगे, जो लाइफ है वो भी लेडीज़ की जेंट्स से ज़्यादा है। तो जो हमारे से ज़्यादा जी सकते हैं, उनकी बॉडी हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कमज़ोर है। दूसरा, हम अपनी पत्नी, अपनी माँ और मेरी माँ की माँ में भी अगर देखते हैं, मेरे पिताजी की माँ को भी देखते हैं, तो हमेशा से ही प्रेफरेंस परिवार की रहती है, इज्जत हमेशा माँ की आगे होती है। तो ऐसा हमारे समाज में कोई द्वेष नहीं था कि भाई लेडीज़ को बाद में रखो। तो मैंने तो अपने परिवार में अपनी 3 पीढ़ियों में यही देखा है कि माँ हमेशा बड़ी होती है, माँ की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। वही चीज़ आज समाज में हम भी मैसेज देते हैं कि लेडीज़ को हमेशा प्रेफरेंस दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और किसी भी रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो, किसी भी रूप में हम रिस्पेक्ट देते हैं। पवन जी, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ महिलाएं मुझे लगता है सिंसियर भी ज्यादा होती है कंपैरेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉइंट है। जब भी हम रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं तो स्टेबिलिटी जो पॉइंट है वो मेल से ज़्यादा फीमेल्स में होता है, मेल्स ज़्यादा भागता है आज इस कंपनी। तो इंडस्ट्री में इस पॉइंट को लेके भी हमेशा प्रेफरेंस वुमेन्स को ही दी जाती है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो भवन जी, चूंकि समय बहुत कम है, तो फाइनल एक कंक्लूजन के तौर पर आईएमटी के लिए आप काम कर रहे हैं और उद्योगों को लेकर बहुत सारे प्रयास, सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत सारे हो रहे हैं। सरकार से अभी इस वक्त जो आपके पास 30 सेकंड या 1 मिनट है, उसमें क्या कंक्लूजन, क्या मांग रखना चाहेंगे, कैसा काम हो रहा है, इसके बारे में तो आपने बता ही दिया। देखो, पूरे हिंदुस्तान को तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे हरियाणा को ज़्यादा चाहिए। उसके लिए मैं, मेरी सरकार और मेरा हरियाणा के एक एक आदमी काम कर रहा है। वही 2 चीज़ें हैं। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आज कल रात को मुंबई में था, मैं 3 बजे लौटा हूँ वहाँ से। मुंबई और नवी मुंबई के बीच आपको 20 मिनट नहीं 30 मिनट में पहुँचना चाहिए। आज रात को 2 घंटे में मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो अगर ये हालात रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो रहेगी और जो बिजनेस चाइना से शिफ्ट होना वो लेफ्ट राइट चला जाएगा। तो हरियाणा सरकार को भी और भारत सरकार को भी 2 ही चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज। ये दोनों स्ट्रांग हो जाएगी तो पूरा देश ग्रो करेगा, 5 ट्रिलियन, और इंडिया दुनिया की नंबर 1 जो इकोनॉमी बन जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सिंगल लाइनर है। बिल्कुल, जोरदार तालियां पवन जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगी बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? जो आपने जिक्र किया वो बात मुझे थोड़ा ये लगी कि आप महिलाओं को जागरूक करने का एक प्रयास है, तो जागरूकता से जागरूक होने के बाद स्किल्ड होना, उसमें अभी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। लेडीज़ तक पहुंचना, उन्हें समझाना ही हमारे लिए बहुत लंबा सफ़र है। फिर उन्हें घर से बाहर निकालना इतना लंबा सफ़र है कि 2 घंटे नहीं, शायद 2-3 साल और लग जाए, क्योंकि समझाने वाला एक होता है और पीछे हटाने वाले बहुत होते हैं। तो बहुत लंबा सफ़र है, बट मैं इस सफ़र से टस से मस नहीं होंगी। अगर मैंने ये सोच लिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन पे कुछ करना है तो 100% करना है। और कहीं ना कहीं अगर वुमेन एम्पावर्ड होंगी तो ही चाइल्ड एजुकेट अच्छी तरीके से होगी।
एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में फ़र्क होता है। हम पेपर्स की बात नहीं कर रहे कि बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, हम एजुकेशन की बात कर रहे कि बच्चों में क्वालिफिकेशन के साथ साथ संस्कार भी अच्छे हो ताकि वो आगे की सोच बिल्कुल। सोच सके। कविता जी के बुलंद हौसलों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पवन यादव जी हमारे साथ जुड़े। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष। तो आपने सुना कि किस तरह से सरकार से संवाद कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही है कि चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से हरियाणा सरकार अपनी भागीदारी निभा रही है और तरक्की के रास्ते पर हरियाणा आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ पैरेलली अब महिलाओं के लिए भी थोड़ा बहुत पहले से बहुत सारी चीजें हरियाणा में बदल गई हैं और हरियाणा की छवि भी महिलाओं को लेकर अब बदल रही है।